इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक प्रक्रियाएं जो विघटनकारी हैं, डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। इसमें सबसे पहला है कंपटीशन। कंपटीशन को हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रतिस्पर्धा क्या है। तो प्रतिस्पर्धा को आप सामान्य अर्थ में समझिए कि जब देखिए लोगों की आवश्यकताएं होती हैं तो लोगों की संख्या ज़्यादा है और आवश्यकताएं कम है। लोगों की डिमांड ज़्यादा है और पूर्ति कम है। तो ऐसे हालात में जब डिमांड ज़्यादा होता है और पूर्ति कम है तो प्रतियोगिता पैदा होती है। सीमित लक्ष्यों को एक साथ कई लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि नौकरी कम है, सबको जॉब चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन बहुत है, कंपटीटर बहुत है, लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे हालात में कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए आगे बढ़िए और एक डेफिनेशन से देखते हैं कि कंपटीशन फेयर चाइल्ड है। एक्चुअली ये क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग और अधिकारियों के लिए होने वाला संघर्ष है। बट देखिए संघर्ष आ गया, प्रतिस्पर्धा भी एक संघर्ष है, ध्यान रहे। बस प्रतिस्पर्धा जो संघर्ष है वो छुपा हुआ संघर्ष है। ये आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष है। क्या है? इसी को बोलते हैं मैकाइवर पेज और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष संघर्ष है। दिख नहीं रहा है लेकिन लड़ाई हो रही है। अब मैदान में भाई दो टीम है क्रिकेट की, तो हर टीम जीतना चाह रहा है, तो संघर्ष तो है ही, बट वो कंपटीशन है, अप्रत्यक्ष संघर्ष है। तो इसमें क्या क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह होते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है, अवैयक्तिक होता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक सफल ना हो जाए। हिंसा नहीं होता इसमें। देखिए संघर्ष में और इसमें यही फर्क है कि इसमें जो है वायलेंस का अभाव होता है, इसमें नियम से काम करते हैं। क्या होता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। दुनिया के हर समाज में ये प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या है? भाई प्रतिस्पर्धा का महत्व ये है कि साधन कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे हालात में कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा? क्वालिटी लेवल बढ़ेगा, इसमें टैलेंट बढ़ेगा, योग्यता बढ़ेगी, समाज में योग्य लोग अच्छे पद पे आएंगे। ये है इसका महत्व। और आगे बढ़िए प्रतिस्पर्धा का महत्व, ये कॉन्फ्लिक्ट। अब संघर्ष क्या है? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में एक बारीक अंतर है। मैकाइवर पेज के अनुसार देख लीजिए, सामाजिक संघर्ष में सभी गतिविधियां सम्मिलित है जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध विवाद करते हैं। यानी यहाँ भी मकसद देखिए, संघर्ष हो या प्रतिस्पर्धा, मकसद लक्ष्य है, कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब वो दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, खुल के हिंसा से काम लेते हैं, वो कहलाता है संघर्ष। लेकिन लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लक्ष्य की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति अहिंसा से काम लेते हैं और नियम कानून से चलते हैं, तो ये हो जाता है प्रतिस्पर्धा। चलिए आगे बढ़िए। संघर्ष के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? संघर्ष कहाँ कहाँ? दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह में होगा। ये भी चेतन प्रक्रिया है, सोच के लड़ता है, कोई धोखे से नहीं लड़ता। व्यक्तिगत प्रक्रिया है, संवेगिक प्रक्रिया है, इमोशनल होके लड़ता है। फिर आ गया ये अनिरंतर इंटरमिटेंट प्रोसेस है, लगातार नहीं लड़ता रहता है, बीच में कुछ दिन रुक जाता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, पूरी दुनिया में होती है। अनेक स्वरूप है संघर्ष के, तो डिफरेंट फॉर्म है। मैकाइवर पेज ने संघर्ष के 2 स्वरूपों की चर्चा की है, पहले भी इस पे चर्चा किया। प्रत्यक्ष संघर्ष, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट लड़ते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष संघर्ष का मतलब खुल के नहीं लड़ते, जैसे प्रतिस्पर्धा, शीत युद्ध। आप उसको दुश्मन समझ रहे हैं कई बार, लेकिन डायरेक्ट नहीं लड़ते। गिलिन एंड गिलिन ने 5 प्रकार के संघर्ष की चर्चा की है। ये सब नेट में आता है, इसको आप नोट कर लेंगे पॉइंट सब कौन कौन प्रकार है। गिलिन एंड गिलिन ने क्या क्या? व्यक्तिगत संघर्ष, नस्लीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, बस इतना आप पॉइंट याद कर लें, नेट के लिए काफी है। राजनीतिक संघर्ष,
एंड अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। नाम से ही क्लियर है कि कौन किस प्रकार का संघर्ष है। किंग्सले डेविस ने संघर्ष के दो रूप बताए हैं, आंशिक संघर्ष, पूर्ण संघर्ष, ये भी है। अब देखिए दो देश के बीच आंतरिक संघर्ष होता रहता है थोड़ा थोड़ा, और एक है कि एक बार हो गया खेल खत्म। संघर्ष का महत्व क्या है? संघर्ष का महत्व जो है ना कोजर बताते हैं, संघर्ष का महत्व कोजर बताते हैं। निकाय पेज कहते हैं समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। बिना संघर्ष के कोई भी समाज नहीं है दुनिया में। हर घर में लड़ाई चलती है, हर पड़ोस में लड़ाई होती है, लड़ाई और सहयोग दोनों चलता है। दो दोस्त आप कभी जानते हैं, दो दोस्त को जो कभी नहीं लड़ा हो, बचपन से साथ रहा है, कभी न कभी लड़ता ही है। तो लड़ाई और होता ही है और ये एक चेतन प्रक्रिया है। आगे बढ़िए, तो ये रहा संघर्ष। अब एक टॉपिक है समाजीकरण, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सब जानते हैं। समाजीकरण क्या है? सिंपल में हम पहले बताते हैं आपको। सोशलाइज देखिए सीखने की प्रक्रिया है, जो हम बताते हल्के में आपको जरूर लिखना है, वो हमेशा याद रहेगा। क्या है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग दैट इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल। सामाजिक भूमिका को करना सिखाता है। जैसे एक बाप को अच्छा बाप बनना है, एक पिता को अच्छा पिता बन के रहना है, एक बेटा अच्छा बेटा कैसे बन सकता है, एक भाई अच्छा भाई कैसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए जॉनसन के अनुसार समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति भूमिका को संपादित करता है। यानी इस परिभाषा से जॉनसन ने दर्शाया कि व्यक्ति समाज के मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाज को सीखकर भूमिका को अदा करता है। जैसे कोई टीचर कैसे भूमिका को, अब टीचर है, टीचर तो बहुत लोग हैं लेकिन सब अलग अलग से भूमिका रोल, कोई अच्छा होता है आप बोलते हैं, कोई थोड़ा कम अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। उसी तरह अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। डॉक्टर होता है, सबकी भूमिका है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, कोई कम अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है। इस तरह से तो जैसा रोल परफॉर्म करता है वैसे उनको स्टीम मिलता है, सोसाइटी में सम्मान मिलता है। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। समाजीकरण की विशेषता देख लीजिए, क्वेश्चन आता है समाजीकरण से नेट में। समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया बताया था। इसके द्वारा क्या क्या सीखते हैं? रीति रिवाज, परंपरा, आदर्श। व्यक्ति के जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं। कहाँ तक सीखते हैं? पूरी जिंदगी सीखते हैं। कोई व्यक्ति जो आपके दादा भी होंगे वो पूर्ण नहीं होता, कभी व्यक्ति वो भी सीखेंगे कुछ ना कुछ। कंप्यूटर तो नहीं आता ना उनको, मोबाइल नहीं आता ना, हर चीज तो नहीं आता मोबाइल से, तो कुछ न कुछ सीखना ही पड़ेगा। हम की भावना का विकास होता है, व्यक्ति में आत्मनियंत्रण होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों से गुजरती है, विभिन्न साधनों द्वारा सीखा जाता है और समाजीकरण की प्रक्रिया सभी समाजों में पाई जाती है। इसको आप नोट कर लेंगे। समाजीकरण के उद्देश्य क्या है? समाजीकरण के उद्देश्य क्या है भाई? तो सामाजिक बुनियादी अनुशासन, आकांक्षाओं का निर्माण, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सामाजिक क्षमताओं का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। समाजीकरण प्रक्रिया के स्तर देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया मैंने पहले ही बताया। क्या क्या सीखते हैं? अब क्या सीखते हैं? सर से लेके पांव तक आप सोचिए। सुबह में उठते हैं तो क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, गिलास से पानी पीते हैं, बैठ के पानी पीते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कहाँ बैठना है, किससे बात करना है, कैसे नमस्कार करना है, कैसे रहना है, कैसे सहना है, कैसे सोना है, बिस्तर करना है, बाथरूम जाना है, नहाना है, धोना है, सब चीज सीखा हुआ है। ऐसा नहीं है कभी देखा है जानवरों को? जानवर सीखे हुए नहीं है। आपको कपड़ा पहनना आता है, बचपन से सीखा है। तो ये सारी चीजें सामाजिक। अब यह है कि सीखने की प्रक्रिया है तो एक साथ नहीं सीख लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है 2 साल का, वो पत्रकार तो नहीं हो सकता ना, तो सीखने की प्रक्रिया है। छोटे बच्चे की उम्र कुछ होती है, जवान होता है, फिर बुढ़ापे में, तो हर दौर में सीखते हैं। तो जॉनसन साहब हैं, ये क्वेश्चन आता है, देखिए ये जॉनसन साहब है, जॉनसन की बात कर रहा हूं। जॉनसन ने 4 स्तरों में सीखने की प्रक्रिया की बात की है। कितने? 4 स्तर में। ओरल, एनल, एडिपल, एडोसेंस अवस्था, एडोलेसेंस। ठीक है, ओरल में वो ओरल का मतलब मौखिक अवस्था। इस अवस्था में
इसको याद करना है कि नेट में यह आता है जॉनसन ने 4 अवस्था कौन कौन चर्चा की है। ओरल में क्या होता है कि मुंह से ही बोलता है, वो मतलब रोता है। प्राथमिक अवस्था में सिर्फ वो रो सकता है, वो कुछ नहीं करता। ये समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इस अवस्था में गर्भ में भ्रूण आराम पूर्वक रहता है। ये अवस्था 1-1.5 वर्ष की होती है। इस अवस्था में सभी आवश्यकताएं समान तौर पर शारीरिक और मौखिक होती है। इस अवस्था में बच्चा परिवार में अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं जानता। 1-1.5 साल की अवस्था होती है। पार्सन्स के अनुसार परिवार के अन्य लोगों के लिए बच्चा एक संपदा है। इसे मौखिक अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखभाल के लिए संकेत देना सीख जाता है। वो सिर्फ मुस्कुराता है, यही करता है। 1-1.5 साल के बच्चे को देखते हैं। एनल स्टेज है ऐसा होता है। इसमें क्या है कि शौच जाने की प्रक्रिया सीख लेता है सिंपली, और प्रेम भावना परिवार को जानने लगता है। ये है आइडेंटिफिकेशन स्टेज है। इसमें पहचान हो जाता है। इसमें बच्चा 4 वर्ष से लेके 12 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा अपने मामा मौसा अपने रिश्तेदार सबको पहचानने लगता है, और लिंग भेद भी इस स्तर में बच्चे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने लिंग के अनुरूप व्यवहार करे। ये भी सेक्स आइडेंटिफिकेशन भी होता है, अनुरूप व्यवहार करे तो उसे प्रोत्साहित। इस प्रकार के वो जानता है कि वो लड़का है, वो लड़की है। इस अवस्था में बालकों में यौन विकास इस सीमा तक हो जाता है कि अपने माता पिता से ईर्ष्या करने लगते हैं। ये सब चीजें हैं इस। और आगे बढ़िए, किशोरावस्था एडोलेसेंस एज या यौनावस्था भी कहते हैं, पुबर्टी आरंभ होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता से अधिक स्वतंत्रता की आकांक्षा हो जाता है। नहीं देखिए कि बच्चे जब बच्चा होता है तो माँ बाप से एकदम टच रहता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो दोस्ती का उसका मामला ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंडशिप चाहिए हर जगह, स्कूल से लेके कॉलेज में फ्रेंड उसको बहुत ज्यादा चाहिए। फ्रेंडशिप पर ज्यादा जोर रहता है। इस अवस्था में ये जो अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक किया था, इस स्तर पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाएं गंभीर तनाव का अनुभव करते हैं। इस तनाव का कारण बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन, इसी अवस्था में शारीरिक फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, और जीवन साथी का चुनाव भी करने लगते हैं, व्यवसाय का चुनाव भी करने लगते हैं, बहुत सारे अट्रैक्शन भी डेवलप होता है। तो ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद भी समाजीकरण 3 प्रमुख अवस्थाओं में गुजरते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था 18 वर्ष से ऊपर है, जो शादी ब्याह होता है इस अवस्था में। प्रौढ़ावस्था उससे ऊपर है, बिजनेस व्यवसाय ये सारी चीजें आप देखते हैं। यहाँ ही विवाह होता है। देखिए शिक्षा दीक्षा विवाह व्यवसाय सब यहाँ जॉब लेते हैं प्रौढ़ावस्था में। आगे आए वृद्धावस्था। ये वृद्धावस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति पर शारीरिक मानसिक सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट होने लगता है। अब वे दादा नाना आदि हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है रोल। समाजीकरण के साधन आखिर कहाँ कहाँ आप सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले परिवार में सीखते हैं, बहुत मशहूर है। परिवार में नातेदारी में भाई बहन माँ बाप से सीखते हैं, मौसा मौसी इन सब चीज़ों से, खास तौर से परिवार के सदस्यों से सीखते हैं परिवार कि कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, आपसी संबंध, बच्चों का संबंध, ये सारी चीज़ें ये सब है। आगे आइए, अब कहाँ सीखते हैं? प्ले ग्रुप या पीयर ग्रुप, करीबा समूह, जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलने जाते हैं, उनसे भी सीखते हैं। और हम कहाँ समाजीकरण होता है? हमारा समाजीकरण महत्वपूर्ण रूप से पड़ोस में होता है। पड़ोस, जैसे बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो पड़ोस में भागता है, पड़ोसी से ही सब चीज सीखता है, पड़ोसी के अंकल से। नातेदार समूह, मौसा मौसी, चाचा चाची, भाई बहन जो भी आते जाते रहते हैं उन सब से भी सीखता है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, ये सारी चीजें। शिक्षण संस्थाएं, स्कूल कॉलेज में जाकर के भी बच्चा सीखता है। ये है समाजीकरण का एक साधन। सांस्कृतिक संस्थाएं, मंदिर मस्जिद में जाकर के सीखते हैं। व्यावसायिक समूह, बिजनेस करता है, वहाँ लोग सीखता है। इस किसी भी उम्र में सीख सकता है। जाति और वर्ग से सीखता है। ये राजनीतिक संस्थाओं से सीखता है। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जाकर के लोग सीखते हैं। आर्थिक संस्थाएं, दुकान में भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सीखते रहते हैं। पूरी जिंदगी सीखने का ही काम है।
आगे बढ़िए। धार्मिक संस्थाएं, मंदिर मस्जिद में हर जगह जहाँ जहाँ धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ भी सीखते हैं। सामाजिक संरचना, इस पे क्या करें, अब सामाजिक संरचना पे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा कुल मिलाकर के हम लोगों का समाजीकरण, और इस वीडियो में हम लोगों ने डिसोसिएटिव प्रोसेस को देखा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक